अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर बाय शार्लेट परकिंस गिलमन। इस लेक्चर में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, इसकी फुल समरी के मेजर कैरेक्टर्स, मेजर थीम्स और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम स्टोरी की टोन, स्टोरी की नरेशन टेक्निक, स्टोरी की सेटिंग और स्टोरी के पर्पस को भी डिस्कस करेंगे ताकि स्टोरी को थॉरोली कवर किया जा सके। और इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी वर्डिंग में फुल समरी मिलेगी। अगर आप उसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को फोकस के साथ पूरा सुनते हैं तो इस स्टोरी के अबाउट आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जो इस स्टोरी की राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमारी जो राइटर हैं शार्लेट परकिंस गिलमन, ये पैदा हुई थी 1860 में और इनकी डेथ हुई थी 1935 में। ये एक अमेरिकन ह्यूमनिस्ट, नॉवेलिस्ट, राइटर और एक लेक्चरर थी, और साथ ही साथ ये सोशल रिफॉर्म की एडवोकेट भी थी, और ये एक अमेरिकन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थी। और इनका जो बेस्ट वर्क है वो है द येलो वॉलपेपर, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एक ऐसे वर्क को कहते हैं जिसके हाफ पार्ट में राइटर ने अपनी लाइफ के बारे में बताया हो और हाफ पार्ट में फिक्शनल एलिमेंट्स का यूज़ किया हो। मीन्स के फुल स्टोरी ना तो राइटर की अपनी लाइफ पर बेस करती हो और ना ही फिक्शनल एलिमेंट्स पर बेस करती हो, दोनों का हाफ पार्ट हो। और हमारी राइटर ने पोस्ट नेटल डिप्रेशन को भी फेस किया हुआ है, तो डिप्रेशन से रिकवरी के लिए इनके हस्बैंड ने इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था, तो इनकी हेल्थ ठीक होने की बजाय और ख़राब हो गई थी। राइटर का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, अब चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। द येलो वॉलपेपर जानरा में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका राइटिंग स्टाइल प्रोज होता है और इसके वर्ड्स की रेंज 1000 से 20,000 वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है। ये शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर गॉथिक फिक्शन जानरा से बिलोंग करती है। गॉथिक फिक्शन एक ऐसे जानरा को कहते हैं जिसमें फियर, हॉरर, डेथ और ग्लूम जैसे एलिमेंट्स शामिल हों, और ऐसे जानरा में ऐसे वर्क्स लिखे जाते हैं जिनमें फियर, हॉरर, डेथ और ग्लूम जैसे एलिमेंट्स शामिल हों, और साथ ही साथ ऐसे जानरा में ना रोमांटिक एलिमेंट्स सच एज नेचर और हाई इमोशंस जैसे एलिमेंट्स का भी यूज़ किया होता है। और इस स्टोरी द येलो वॉलपेपर में हम इन सब एलिमेंट्स को देखेंगे। और ये स्टोरी 1892 में लिखी गई थी और इस स्टोरी को 1892 में ही न्यू इंग्लैंड मैगजीन में पब्लिश किया गया था। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये स्टोरी किस बारे में है। बेसिकली ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, इस बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये स्टोरी विमेन के राइट्स के लिए लिखी गई है, और इस स्टोरी में हमें एक वुमेन का डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन दिखाया जाएगा। अब हम इस स्टोरी की टोन के बारे में पढ़ लेते हैं। इस स्टोरी की जो टोन है वो है एंग्शियस येट ऑप्टिमिस्टिक। एंग्शियस टोन का इस्तेमाल इस स्टोरी में इस चीज़ को जाहिर करने के लिए किया जाता है कि किसी की आवाज़ में या किसी की बात में परेशानी या बेचैनी के एहसास की कोई खास वजह है। और ऑप्टिमिस्टिक टोन इस स्टोरी में एक उम्मीद का एहसास दिलाएगी। मीन्स कि ये फ्यूचर के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक देगी, उम्मीद की किरण पैदा करेगी कि स्टोरी में आगे कुछ अच्छा होने जा रहा है। मीन्स के नेक्स्ट सिचुएशन इस सिचुएशन से बेटर होगी। लेकिन लास्ट पे इस स्टोरी की टोन डार्कर हो जाती है, और इस स्टोरी में फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज़ किया गया है, और ये स्टोरी ना एक डायरी के थ्रू बताई गई है। मीन्स कि हमारी नरेटर ने एक डायरी लिखी है और ये स्टोरी इस डायरी से ली गई है। अब हम इस स्टोरी की सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टोरी द येलो वॉलपेपर लेट 19th सेंचुरी में बनी थी, और ये स्टोरी परफॉर्म होती है एक लार्ज हाउस में, और ये लार्ज हाउस शहर से 3 मील दूर वाक़या है। अब हम इस स्टोरी का पर्पस देख लेते हैं कि इस स्टोरी को लिखा क्यों गया था। बेसिकली ये स्टोरी विमेन का डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन दिखाती है, और हमारी जो राइटर हैं इन्होंने इस स्टोरी की नरेटर की तरह डिप्रेशन को फेस किया है और अपने जैसी ख़वातीन के साथ होने वाले इस सलूक पर एहतजाज की है। और इस स्टोरी का एक पर्पज़ ये भी है कि अगर किसी को इजहार राय की आज़ादी से महरूम कर दिया जाए तो आप उसकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अब हम इस स्टोरी के सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिंबल है द येलो वॉलपेपर। द येलो वॉलपेपर इस स्टोरी में सिंबलाइज करता है नरेटर की अपनी कन्फाइनमेंट को, यानी कि नरेटर की अपनी कैद को। उसके बाद कुछ क्रिटिक्स का ओपिनियन है कि वॉलपेपर इस स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट के स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सेकेंड सिंबल है स्टेट का, जो कि नरेटर की अपनी तन्हाई को जाहिर करता है। उसके बाद थर्ड सिंबल है द डायरी का, और डायरी इस स्टोरी में रिप्रेजेंट करती है रिबिलियन को, मीन्स के बगावत को। मीन्स के हमारी जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो इसके साथ सलूक पर अपने हस्बैंड के खिलाफ बगावत करती है और पेट्रियार्क के सिस्टम के खिलाफ बगावत करती है।
और पैट्रियार्की ऐसे सिस्टम या सोसाइटी को कहते हैं जिसमें मर्द की हुकूमत हो। उसके बाद फोर्थ सिंबल है मूनलाइट, जो कि इस स्टोरी में रिप्रेजेंट करता है अ टाइम फॉर दी फेमिनिन। उसके बाद फिफ्थ सिंबल है द रूम का, जो कि फर्स्टली इस स्टोरी में नरेटर के लिए एक जेल का काम करता है और सेकेंडली ये इस स्टोरी में नरेटर की मेंटल डिक्लाइन को सिंबलाइज करता है। उसके बाद सिक्स वाला और लास्ट वाला सिंबल है द मिस्टीरियस फिगर। जैसे ही स्टोरी आगे मूव करती है तो ये स्टोरी में सिंबलाइज करता है कि जिस रूम में नरेटर को कैद किया होता है उस रूम की दीवारों पर ना येलो कलर का वॉलपेपर लगा होता है। तो नरेटर को लगता है कि उस वॉलपेपर के अंदर कोई मिस्टीरियस फिगर है। तो नरेटर को लगता है वो मिस्टीरियस फिगर ना एक वुमन है जो इस वॉलपेपर के अंदर ट्रैप्ड है। तो नरेटर ना इसे आज़ाद करना चाहती है। तो ये सिंबल मिस्टीरियस फिगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि नरेटर जो ये महसूस करती है कि एक वुमन वॉलपेपर के अंदर कैद है, तो बेसिकली वो खुद इस वॉलपेपर के अंदर कैद होकर रह चुकी है। तो वो मिस्टीरियस फिगर यानी वो वॉलपेपर के पीछे वाली औरत नरेटर की अपनी कैद और मजलूम होने के एहसास को जाहिर करती है। अब हम इस स्टोरी के थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो हैं रोल ऑफ वुमेन, मेंटल इलनेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कन्फाइनमेंट, आउटवर्ड एक्सपीरियंस वर्सेस इनर लाइफ। अब हम इस स्टोरी के करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें समरी अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले मेन करैक्टर है अननेम्ड नरेटर एज प्रोटैगनिस्ट। मीन्स के जो हमारी नरेटर हैं वहीं इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट भी हैं, जो कि एक यंग अपर मिडिल क्लास वुमेन है जिसकी शादी होती है जॉन से। जॉन एक डॉक्टर है और इनका ना अभी रिसेंटली एक बेबी हुआ है। तो उस बेबी की पैदाइश के बाद ना ये डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। तो उस डिप्रेशन से रिकवरी के लिए इसका हस्बैंड जॉन इसे ना एक कमरे में बंद कर देता है। तो उस कमरे की दीवारों पर ना येलो कलर का वॉलपेपर लगा होता है। और ये स्टोरी नरेटर की सीक्रेट डायरी से ली गई है और इस डायरी में ना उसने अपने थॉट्स और उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया होता है जो उसने उस वॉलपेपर के साथ किया। तो ये करैक्टर यानी ये नरेटर 19th सेंचुरी के दौरान वुमेन के सेकेंडरी स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद सेकंड मेजर करैक्टर है जॉन का, जो कि एक डॉक्टर है और नरेटर का हस्बैंड है। और नरेटर यानी जॉन की वाइफ तो डिप्रेशन का शिकार है। तो ये ना उसकी रिकवरी के लिए ना उसे डॉक्टर के मशवरे पर एक रूम में बंद कर देता है और ना ही इसे कोई काम करने की इजाज़त देता है और ना ही अपने बच्चे को देखने की इजाज़त देता है। तो ये ना अपनी वाइफ को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये सारी पाबंदियाँ उसकी रिकवरी की बजाय उसकी सेहत पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। उसके बाद थर्ड करैक्टर है जेनी का, जो कि जॉन की सिस्टर और नरेटर की सिस्टर इन लॉ है। ये ना नरेटर और उसके बच्चे की देखभाल करती है। और जेनी का करैक्टर 19th सेंचुरी में वुमेन के रोल को एज अ हाउसकीपर और चिल्ड्रन कैरर्स रिप्रेजेंट करता है। समरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सारी वीडियो देख लेते हैं और लास्ट पे सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी द येलो वॉलपेपर अननेम्ड वुमेन से स्टार्ट होती है। वो वुमेन और उसका हस्बैंड जॉन, उसका न्यूबॉर्न बेबी और उसकी सिस्टर इन लॉ ना समर हाउस में रेंट पर रहते हैं। तो ये वुमेन यानी नरेटर ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार है। तो ये समर हाउस उसकी रिकवरी के लिए यानी उसकी सेहत की बेहतरी की जगह के तौर पर काम करेगा। तो चूंकि ये डिप्रेशन का शिकार है तो डॉक्टर ने ना इसे अकेले रहने और आराम करने का मशवरा दिया है। तो और साथ ही साथ डॉक्टर ने इसे ज़हनी दबाव वाले काम करने यानी लिखने और पढ़ने से मना किया है। तो ये वुमेन यानी नरेटर अपनी डायरी में लिखती है कि जिस रूम में वो रह रही है वो उसकी रिकवरी से ज़्यादा उसकी कैद के लिए तैयार किया गया है। तो जॉन का मानना है कि वुमेन में कोई भी मेंटल इलनेस और डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती। तो ये ना डॉक्टर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के मुताबिक ना अपनी वाइफ को एक कमरे में बंद कर देता है, उसे ना कोई काम करने की इजाज़त देता है और ना ही अपने बच्चे को देखने की इजाज़त देता है। लेकिन उसकी बीवी का मानना है कि काम, खुशी और तब्दीली उसकी सेहत पर अच्छा असर डालेगी, उससे वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसका कोई भी ओपिनियन मैटर नहीं करता, मीन्स कि उसका हस्बैंड उसकी कोई बात नहीं मानता। और नरेटर को ना लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो लिखना चाहती है, लेकिन उसे लिखने से भी मना किया गया है। और उसका जो हस्बैंड है ना वो इसे एक कमरे में बंद कर देता है। तो उस कमरे में ना उस कमरे की दीवारों पर ना येलो कलर का वॉलपेपर लगा होता है।
और इसी तरह ना 2 वीक्स गुजर जाते हैं। जब नरेटर थोड़ी सी बेटर होती है और वो लिखने के काबिल होती है तो वो सोचती है कि वो लिखेगी तो उसकी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन उसके हस्बैंड की तरफ से उसे लिखने से मना किया गया है, तो वो अपने हस्बैंड की बात मानती है और वो नहीं लिखती और वो कमरे में अकेले बहुत ज़्यादा बोर होती रहती है। और इसका जो हस्बैंड है वो ये नहीं समझता कि इसकी जो सारी बीमारी है वो नर्वसनेस है, मतलब कि वो जिन कामों में खुशी महसूस करती है उसे उन्हीं कामों से मना कर दिया गया है। तो नरेटर जिस कमरे में रहती है उस कमरे की दीवारों पर येलो कलर का वॉलपेपर लगा होता है। तो नरेटर को ना वो वॉलपेपर बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो वॉलपेपर के साथ उसकी नफरत पर उसका जो हस्बैंड है वो उसका मजाक उड़ाता है, उस पर हंसता है। तो वो ना अपने हस्बैंड को कहती है कि वो ना रूम में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहती है, वो इस वॉलपेपर को चेंज करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता है। तो वो ना हर टाइम बेड पर लेट कर ना उस वॉलपेपर को देखती रहती है, उस वॉलपेपर के पैटर्न्स को देखती रहती है। उसकी नज़रें ना हर टाइम वॉलपेपर पर टिकी रहती हैं। तो जब सूरज की रोशनी वॉलपेपर पर पड़ती है तो उसे लगता है कि वॉलपेपर के पैटर्न्स के अंदर ना कोई चीज़ है। तो इसी तरह ना नरेटर अपनी डायरी लिख रही होती है तो उसे ना फील होता है कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है जैनी, वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। तो वो ना उसी टाइम लिखना बंद कर देती है। तो नरेटर ना थोड़ी सी भी बेहतर होती दिखाई नहीं देती, उसकी सेहत में कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आती, बल्कि वो ज़्यादातर टाइम कमरे में रोते हुए गुजार देती है। फिर जॉन ना इसे डराता है कि अगर तुम बेहतर ना हुई तो मैं तुम्हें वेयर मिचेल के पास भेज दूंगा। वेयर मिचेल ना एक डॉक्टर है जो कि पहले वाले डॉक्टर से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अब ना नरेटर अपना ज़्यादातर टाइम ना कमरे में गुजारती है, शायद वॉलपेपर की वजह से, क्योंकि अब वो ना वॉलपेपर को देखते देखते हुए ना एंजॉय करती है। वो ना बेड पर लेट कर ना हर टाइम वॉलपेपर को घूरती रहती है, वॉलपेपर के पैटर्न्स को घूरती रहती है। तो अब नरेटर को लगता है कि उस वॉलपेपर के अंदर कोई फिगर है, कोई चीज़ है। तो अब नरेटर अपनी डायरी में लिखती है कि जो वॉलपेपर के अंदर फिगर है उसने ना एक वुमन की शक्ल इख्तियार कर ली है। एक रात ना नरेटर जॉन को कहती है कि वो बेहतर फील नहीं कर रही, वो ना इस घर को छोड़ना चाहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है और इस्रार करता है कि बाकी का इलाज काम करेगा। तो नरेटर फिर उसी कमरे में वापस वॉलपेपर के साथ रहना शुरू कर देती है। तो एक रात ना उसे लगता है कि जो वॉलपेपर का फ्रंट वाला पैटर्न है ना वो रात को बार्स बन जाता है, मीन्स की सलाहें, जैसे जेल की सलाहें नहीं होती। तो उसे लगता है कि रात को ना वॉलपेपर का फ्रंट वाला पैटर्न ना सलाहें बन जाता है। तो उसे लगता है जो वॉलपेपर के अंदर वुमन है वो ना दिन को आराम कर रही होती है और रात को ना वो एक्टिव हो जाती है, बिल्कुल नरेटर की तरह। और नरेटर ना जॉन और जैनी से खौफज़दा भी है। और समर हाउस में जब उनका आखिरी हफ्ता रह जाता है तो वो ना अपने हस्बैंड के सामने ना अपनी हेल्थ को इम्प्रूव दिखाती है। तो जब उसका हस्बैंड उसके पास होता है ना तो वो ये फील करवाती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ना वॉलपेपर के साथ अब बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुकी है। तो वो ना लगातार वॉलपेपर को घूरती रहती है। उसे ना वॉलपेपर में न्यू फैक्ट्स नज़र आते हैं तो वो ना उन सब को बस नोटिस करती रहती है। तो उसे लगता है कि येलो कलर की स्मेल ना पूरे घर में फैल चुकी है। तो अब नरेटर को ये महसूस होता है कि जो वॉलपेपर के फ्रंट पैटर्न पर जो बार्स लगी हुई हैं और जो वॉलपेपर के अंदर वुमन है वो इन बार्स को तोड़ने की कोशिश करती है, वो इन सलाहों को हिलाती है, वो इन सलाहों को तोड़ने की कोशिश करती है। तो नरेटर को लगता है कि वो वुमन ना इन सलाहों की मदद से ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश करती है। और जब उनके समर हाउस में सिर्फ 2 दिन बाकी रह जाते हैं तो वो ये चाहती है कि वो इस वॉलपेपर को ना फाड़ कर उस वुमन को इस वॉलपेपर से आज़ाद करके जाए। तो एक शाम जब जॉन घर से बाहर होता है तो नरेटर ना रूम का दरवाज़ा लॉक करती है और जो रूम की कीज़ होती हैं उनको ना वो विंडो से बाहर फेंक देती है। तो वो ना वॉलपेपर को दीवार से उतारना शुरू कर देती है, मीन्स के वॉलपेपर को छीलना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी बहुत कोशिश के बावजूद भी वो सारे वॉलपेपर को दीवार से उतार नहीं पाती। तो उस रूम में रह के ना उसका डिप्रेशन कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस वॉलपेपर की वजह से उसका डिप्रेशन और बढ़ जाता है। तो वो ना अपने डिप्रेशन में ये फ़ैसला करती है कि वो ना सुसाइड कर लेगी, लेकिन वो बाद में ये सोचती है कि उसका ये अमल जो है ना वो गलत समझा जा सकता है। तो वो ना वॉलपेपर के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए ना रेंगते हुए पूरे रूम के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। तो वो ना वो वॉलपेपर के अंदर वाली औरत बन चुकी है जो कि एक ना ख़त्म होने वाली भूल भुलैया में फंस कर रह चुकी है। वो जॉन ना दरवाज़ा तोड़कर रूम के अंदर दाखिल होता है तो वो ना अपनी वाइफ को रेंगता हुआ देखकर बेहोश हो जाता है।
तो नरेटर ना इसे देखकर सिर्फ हंसती है और नरेटर का हस्बैंड तो गिरकर बेहोश हो जाता है। तो नरेटर ना रेंगते हुए कमरे का चक्कर लगाना बंद नहीं करती और उसके हस्बैंड की बॉडी ना उसका रास्ता रोक रही होती है। तो वो ना अपने हस्बैंड की बॉडी के ऊपर से ही रेंगना शुरू कर देती है। तो बेसिकली जो वॉलपेपर के अंदर वुमन थी वो कोई और नहीं थी, वो नरेटर हुड थी, क्योंकि वो खुद को उस कमरे में उस वॉलपेपर में कैद हुआ महसूस करती थी। तो वो उस वॉलपेपर में अपने अक्स को देखती थी, अपने अक्स को उसमें कैद हुआ देखती थी। तो बेसिकली इस वर्क को लिखने का मकसद यही था कि जो हमारी राइटर हैं शार्लेट परकिंस गिलमैन, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में डिप्रेशन को फेस किया और इस वर्क को लिखकर अपने जैसी ख़वातीन के साथ होने वाले इस सलूक पर एहतजाज किया है। तो जिस डॉक्टर ने इन्हें पेन पेंसिल ब्रश को हाथ लगाने से मना किया था, ये शॉर्ट स्टोरी लिखकर इन्हें बताना चाहती थी कि ये आप गलत हैं। इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखकर मेडिकल फील्ड पर खुद का क्रिटिसिज्म किया है। तो जिस डॉक्टर ने इन्हें लिखने और पढ़ने से मना किया था, तो इन्होंने ना ये वर्क लिखकर इस वर्क की यानी ये द येलो वॉलपेपर की एक कॉपी उस डॉक्टर को भी भेजी, लेकिन उस डॉक्टर की तरफ से इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हमारी राइटर ने खुद इस वर्क के बारे में लिखा है कि इस वर्क का मकसद किसी को पागल करना नहीं बल्कि किसी को पागल होने से बचाना है। इस वर्क को लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि डॉक्टर्स ने इस वर्क को पढ़ने के बाद अपने ट्रीटमेंट के तरीके में बेहतरी की। तो आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।